हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड थ्रेट टू फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चर वॉज इंक्लूडेड एज एन एक्वाइड फ्रीडम इन लिस्ट सेकेंड स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल। तो थ्रेट टू फेडरलिज्म की बात हो रही है एग्रीकल्चरल एजुकेशन में। तो इसमें बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंक्लूडेड है ऑक्युपाइड फील्ड लिस्ट सेकंड में, जो कि 7 शेड्यूल में आता है। पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरा, केरला हाई कोर्ट ने ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि केरला हाई कोर्ट ने जो अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी वाइस चांसलर ऑफ केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ जो है KUFOS, उससे रिलेटेड ये है। इसमें कोर्ट ने क्या बोला है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो वायलेट करता है UGC रेगुलेशन 2018 को। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके रेगुलेशन को 2018 के वो वायलेट करता है। इसमें दो स्पेसिफिक वायलेशन की बात की गई है। सर्च कमेटी रिकमेंडेड, ठीक है, सर्च कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसमें सिंगल नेम और नॉट अ पैनल की बात करी गई है। और दूसरा जो है वो इन सर्च कमेटी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट ऑफ UGC नॉमिनी की बात यहाँ पे की गई है। तो ये कोर्ट ने बोला है। अब ये जो जजमेंट है उसकी बात की जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि ये वीकन करता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म बाय डिसमेंटलिंग रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन गवर्नेंस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में ये आता है और स्टेट उसके लिए ले सकती है, पर इसमें कहा जा रहा है कि UGC नॉर्म को न फॉलो करते हुए किया गया है। तो इसमें जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो उसका वायलेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है रेज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर फैसिलिटेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। इसमें है कि एक थ्रेट बढ़ जाता है, एक थ्रेट बढ़ता है कि जो फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन को लेके, जैसे जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसमें क्या नॉर्म्स, क्या रूल दिए गए हैं, एक तो उसकी बात की जा रही है, उसको भी थ्रेट पहुंचता है उसकी बात की जा रही। इसमें एंट्री 14 लिस्ट सेकेंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें ये भी इंक्लूड होता है जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है और रिसर्च। और एजुकेशन जो है वो लिस्ट 3 है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आती है, और ये भी याद रखना है। और एंट्री जो 25 लिस्ट थर्ड है जिसमें एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसकी भी बात हो रही है। अब यहाँ पे ये देखो, नो मेंशन एग्रीकल्चर एजुकेशन इन एंट्री 25 ऑफ लिस्ट थर्ड। तो ये बताया जा रहा है कि कहीं पे भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन जो लिस्ट 3 है वहाँ पे मेंशन नहीं है। सेकेंड आता है न्यूज़ ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि आज कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं उसको देखेंगे, और पहला जो पुराना है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल एम टू आउटलाइन राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ डिजिटल नागरिक। तो ये जो बिल है उसका एम है आउटलाइन करना जो भी राइट और ड्यूटीज़ हैं डिजिटल नागरिक के, डिजिटल सिटीजन के। और ये जो बिल है वो इम्पोज करता है हैवी पेनाल्टी वायलेशन ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है। और डिसाइड किया जाता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है न्यू लॉ जो आया है उसके द्वारा। अब इसमें है 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल क्या क्या है? पहला तो है लॉफुल फेयर टू इंडिविजुअल कंसर्न एंड ट्रांसपोर्ट टू इंडिविजुअल है। सेकेंड प्रिंसिपल है पर्सनल डेटा मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच वॉज कलेक्टेड, कि पर्सनल डेटा उसी पर्पस से लेना चाहिए जिस वजह से इसको कलेक्ट किया गया है, यूज़ उसी लिए करना चाहिए। तीसरा है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात की गई है कि डेटा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसको सही से एडमिनिस्टर करना भी ज़रूरी है। डेटा अकरिंग ड्यूरिंग कलेक्शन की भी बात की जा रही है। और कलेक्शन पर्सनल डेटा कैन नॉट बी स्टोर परपिचुअली बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो पर्सनल डेटा है उसको स्टोर ना हो, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। रीजनेबल सेफगार्ड टू इंश्योर नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल डेटा कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग। तो किसी भी तरीके से जो अनऑथोराइज्ड पर्सनल डेटा ना कलेक्ट हो, क्योंकि अथोराइज्ड रहेगा तो उस पर क्लेम भी किया जा सकता है।
और नेक्स्ट है पर्सन हु डिसाइड पर्पस एंड मीन ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। तो जैसे अगर किसी प्रोसेस के लिए ज़रूरी है पर्सनल डेटा तो बस उसी के लिए यूज़ हो, ना कि उसको उसका मिस यूज़ हो, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे पहले जो आया था डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड, उसमें देखना है कि किस बारे में बात हो रही है। तो इसमें ये था कि पेनाल्टी अमाउंट जो है इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है, अप टू 500 करोड़। और इसमें रूल भी ईज़ हुआ था क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को लेके, बिग रिलीफ मिला था लार्ज टेक फर्म को, और रिवाइज हुआ था ड्राफ्ट, जो रिवाइज़ किया गया था ड्राफ्ट को, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 अभी कहा जा रहा है। और इसमें नॉन पर्सनल डेटा फ्रॉम इट्स एम्बिट उसको लीव आउट किया गया था, जो नॉन पर्सनल डेटा था। बिल जो है इसमें प्रपोज किया गया था इम्पोज करने के लिए पेनाल्टी 10,000 इंडिविजुअल में अगर कोई भी अनवेरिफिएबल और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो। फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, डेटा फ्यूडिसरी की बात की गई थी, जब फॉल्स और जो फॉल्स कंप्लेंट रहता है, और डेटा जो फिड्यूसरीज़ हैं वो प्रोसेस है कलेक्ट एंड प्रोसेस करने के लिए डेटा को बोर्ड के। और गवर्नमेंट ने इस पर एक चीज़ बोली है कि इंट्रोड्यूस करना बिल को बजट सेशन में वो 2023 में करने वाली। तो ये पहले का है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी मैंने यहाँ स्लाइड में डाल दिया है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट नोट में। इसके बाद आज COP27 की बात चल रही है, तो पहले ये जानना है COP27 हो कहाँ रहा है, श्रमल सेक में हो रहा है। ये सेटअप हुआ है लॉस एंड डैमेज फंड। देखो यहाँ पे इस बारे में ये न्यूज़ में आया है क्योंकि सेटअप किया गया लॉस एंड डिमांड फंड, इसको LND फंड भी कहते हैं। ये इसमें है, ये इसलिए कि नियरली 3 डिकेड ओल्ड जो मूवमेंट है फर्स्ट इनहिबिट बाय आइलैंड नेशन ऑफ वनुआतु आइलैंड है, स्मॉल जो आइलैंड स्टेट है, ठीक है, कम फ्रॉम पार्शियल फ्लूटेशन। अब देखो इसमें क्या बात की जा रही है कि जो LND है वो किस बारे में है, वो रिफ़र करता है जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिफ़र करता है। इसमें है कैन नॉट बी अवॉइडेड ईदर बाय मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है कि मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता मिटिगेशन करके भी, यानी कि कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन, और अडेप्शन मतलब मॉडिफाइंग प्रैक्टिस टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। इसमें इंक्लूड है इकोनॉमिक डैमेज भी होता है इसकी वजह से, लॉस ऑफ लिवलीहुड होता है, डिस्ट्रक्शन होता है बायोडाइवर्सिटी को, और ये साइट हैव कल्चरल इम्पोर्टेंस, और ये जो साइट है उसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। तो ये अप्रूव किया गया है अभी COP27 में। और ये जो है फ़ंड, ये बस क्रिएट करने की बात की गई है कि हाँ ऐसा फ़ंड क्लाइमेट चेंज के लिए या क्लाइमेट के लिए या जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही हैं उसके लिए जो ये फ़ंड है वो लाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, बस इतनी बात हुई है। इसके रेगुलेशन ये सारी चीज़ें अभी नहीं डिस्कस हुई हैं। और ये कहा गया कि फ़र्दर जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो 2023 में जब COP की मीटिंग होगी तब डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी रिकवरी को लेके, इकोनॉमी रिकवरी अहेड। इसमें है इंडिया टुडे इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स है हमारी। अब देखिए, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जो 2020 में इंडिया की रैंक रही है वो 142 रही है आउट ऑफ 197 कंट्रीज़ में, जिससे क्या पता चलता है कि दिस ओनली शो द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल। रशिया यूक्रेन वॉर भी जो है उसमें भी एक प्रॉब्लम देखा गया है कि किस तरीके से इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। और एक चीज़ और है कि जैसे ओपन इकोनॉमी है वो कुछ लिमिटेशंस के साथ स्टिल बेस्ट रूट टू फॉलो होती है, जो कि हाँ एग्जांपल अपना भी है कि देखो ओपन इकोनॉमी हो, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आराम से कर सको, पर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है रिफ्यूज़ी से रिलेटेड, और इसमें डिस्कस किया गया है रिफ्यूज़ी और वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें है 16 डेज एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो 16 डेज़ का एक्टिविज़म हुआ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ, जिसमें है एनुअल कैंपेन जो कि 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, और इंटरनेशनल डे है फॉर एलिमिनेशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए, और ये चलेगा ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर तक। इसमें बात की जा रही है कि ये लीड किया जा रहा है सिविल सोसाइटी के द्वारा, और ये जो कैंपेन है वो सपोर्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन थ्रू सेक्रेटरी जनरल
और थीम है यूनाइट बाय, मतलब इसमें यूनाइट दिया गया है एक नेम कि हाँ जो यूएन है सेक्रेटरी जनरल वहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है और 2030 तक करने की बात है। और इसमें है कि एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इनिशिएटिव, कि ये जो वायलेंस हो रहा है वुमेन के खिलाफ ये भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। और यूएन ने मार्क किया है 16 डेज अंडर थीम एक लाया है यूनाइट, मतलब एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। मोर देन 1 in 3 वुमेन एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसमें है कि मोर देन जो एक से ज़्यादा औरतें हैं, 3 में से एक से ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जो वायलेंस को फेस कर रही हैं, ठीक है, अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने वायलेंस झेला है, ऐसा बोल रहे हैं। इन 2021 नियरली 1 in 5 वुमेन एज 20-24 वर मैरिड बिफोर टर्निंग 18। तो 2021 में ऐसा देखा गया कि 5 में से एक लेडी ऐसी है जिसकी शादी 18 साल से पहले हो गई है। लेस देन 40% वुमेन जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस, ठीक है, और उनको ज़रूरत है किसी भी तरह की मदद की, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल रिमेन द मोस्ट परवेसिव ह्यूमन राइट वायलेशन अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो वायलेंस है वो मोस्ट परवेसिव वायलेंस है, ह्यूमन राइट वायलेंस है पूरे वर्ल्ड में। और ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक जब हुआ तो भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। रिफ्यूज़ी के कंटेक्स्ट में बात करें इंडिया की तो देयर आर 2,12,000 रिफ्यूज़ीज़ इन इंडिया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ को सपोर्ट करती है, हाफ ऑफ होम, जो भी इन पॉपुलेशन में से हाफ, मोर देन हाफ ऐसे हैं जो कि वुमेन और गर्ल हैं। और इंडिया इंश्योर कर रही है कि रेफ्यूज़ीज़ कैन एक्सेस प्रोटेक्शन सर्विस, उनको मिल सके, ठीक है। तो ये था आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।